हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शन दिखा सकता है। इससे पहले हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल खत्म की, जिसमें हमने लास्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ी थी। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिएजेंट्स और भी हो सकते हैं जो हमने आपको कराया उसके अलावा, जैसे CrO3 भी हो सकता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये रिएजेंट भी ऑक्सीडेशन ही करता है। ये क्या करता है एक्चुअली में, नेसेंट ऑक्सीजन, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन सप्लाई करता है अलग अलग। तो जैसे इसके 2 मोल है तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, आप याद रख सकते हो ये रिएजेंट भी। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा रिएजेंट्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन NCERT में इतना ही कवर्ड किया हुआ है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। फटाफट टॉपिक डाल दो। ठीक है बेटा, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें पता है क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल दैट इज E पॉजिटिव, इसका एरोमेटिक रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन। और हमारे पास फिनॉल में एरोमेटिक रिंग क्या है, एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर फिनॉल लगा हुआ है। इसके ऊपर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, किसी भी एक कार्बन पे से हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद आके लग जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, नाइट्रेशन। ग्रुप कौन सा अटैच होगा, NO2 दैट इज नाइट्रोनियम आयन अटैच होगा। सॉल्ट में सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। मैकेनिज्म आती है, बहुत अच्छी बात है। मैकेनिज्म नहीं भी आती है तो भी काम चल जाएगा अगर रिएजेंट याद है तो। ठीक है, और रिएजेंट कौन सा यूज करोगे आप, HNO3। ठीक है, कौन सा, HNO3। क्लियर। अच्छा, यहां पे इसके साथ जरूरी नहीं है कि H2SO4 प्रेजेंट हो, याद रखना जरूरी नहीं है HNO3 के साथ यहां पे H2SO4 प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंपल डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा। सिंपल डाइल्यूट HNO3 से काम चल जाएगा। ऐसा क्यों, क्वेश्चन उठता है। हम मैकेनिज्म में इसका आंसर देंगे, पहले हम आपको रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। हमने फिनॉल लिया, देखो होगा ये, हमने फिनॉल लिया, सिंपल रिएक्शन आपको याद रहनी चाहिए। रिएक्शन होगी डाइल्यूट HNO3 से, बनेगा बेटा, बताओ कहाँ पे आता था, हर जगह आपको पता है। आपने हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में भी, हेलो एरिन्स वाले केस में भी नाइट्रेशन पढ़ा हुआ है। एक ऑर्थो पे NO2 आ जाता है और एक पैरा पे आ जाता है। सिंपल, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, यहाँ पे। तो ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये बन गया पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। इज इट क्लियर बेटा, ये 2 प्रोडक्ट बने। अच्छा, ये समझ में आया। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। क्लियर, मैकेनिज्म आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। शॉर्टकट में मैकेनिज्म आपको फिर भी मैं यही बता देता हूं, अभी समझाऊंगा कि देखो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पे। मतलब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रोटेट करेंगे, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा, जिसे मैंने गोले से बना दिया है, इस तरीके से होगा, वो यहाँ आएगा, फिर एक बार यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही NO2 ग्रुप का आना पॉसिबल है इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, ये कंक्लूडेड रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो इसकी मैकेनिज्म देखो जरा। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म की। स्टेप फर्स्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, HNO3
को हमने डाइल्यूट फॉर्म में लिया है, मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, तो HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो HONO2, ये भी तो HNO3 है, ठीक है, और H2O को आप H प्लस और OH माइनस आयन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये वाला ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, बनाता है ये, ठीक है। अभी तक मैंने किसी रिएक्शन में शायद आपको नाइट्रोनियम आयन कैसे निकलता है वो बताया नहीं है, इसमें से नाइट्रिक एसिड में से, इसीलिए बता रहा हूँ, केवल एक बार बताऊंगा। यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होते हैं, इस वाले को, ये जो प्रोडक्ट बना है इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? नाइट्रिक एसिड ही तो है HNO3। ये क्या है? प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, लिख लेना, ठीक है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहां से -H2O हुआ और हमें NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन मिल गया। नाइट्रोनियम आयन इस तरीके से जनरेट होता है। इज इट क्लियर बेटा? नाइट्रोनियम आयन जनरेशन, ठीक है, ओके, नाइट्रोनियम आयन जनरेशन। नाउ स्टेप 2 में क्या होता है? ये जो फिनॉल है, ठीक है, ये लोन पेयर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे, एक ऊपर एक यहाँ पे, ठीक है। ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे OH पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसके अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे। एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ आ गया, ये ऊपर क्या बन गया बेटा? ऊपर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट, ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो एक और प्रोडक्ट बन गया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। क्लियर? अब इसे ऐसे घुमाओगे तो वापस वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सब क्या बन गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब देखो क्या होगा बेटा, हो गया बेटा, ऊपर वाला मिटा दूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेप मिटा रहा हूं मैं। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये जो स्ट्रक्चर, हमें कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, सॉरी ये भी उसमें से एक है, 1 2 3 और ये 4, और वापस घुमाएंगे तो वो जो ये जो 3 बॉन्ड हैं अब के ये इधर लगे होंगे, तो 5 स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन 4 ही लिखे हैं मैंने यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर इस पे नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है, दैट इज NO2 पॉजिटिव, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। क्या बनाएगा? देखो आपके सामने मैं अटैच कर रहा हूं, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज, ऊपर OH पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर दिया NO2 ने, तो यहाँ पे NO2 आके लग गया। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो सकता है? हो सकता है नहीं, वही होगा, ठीक है। ये स्टेप 3 था, ये क्या है बेटा? स्टेप 3 है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय नाइट्रोनियम आयन ऑन प्रोटोनेटेड फिनॉल, ठीक है। फिर स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 यहीं पे लिख लो शॉर्ट में, ठीक है, क्या होगा? डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, दैट इज ये H यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब यहां से H प्लस निकलेगा, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर। देखो क्या बना, ये यहां पे डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड रह गया और OH हो गया, और यहां पे एक NO2 आके लग गया है ऑर्थो पोजीशन पे। क्या बन गया? ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बन गया बेटा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस पे अटैक करता है नाइट्रोनियम आयन। ये देखो दोनों अलग अलग केस है, ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है, इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पे है, तो सेकंड और फोर्थ का स्ट्रक्चर सेम बनेगा, जबकि इसमें पैरा पोजीशन पे, तो इसका स्ट्रक्चर अलग बनेगा। इसमें कहां पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे, यहां पे NO2 अटैक करेगा नीचे वाले उस पे,
तो यहाँ NO2 लगा दो, बाकी एज इट इज रहने चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, OH पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे उधर हुआ था, ये स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 4, डीप्रोटोनेशन होगा। ये वाला जो प्रोटॉन है ये निकलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, और ये ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा ये। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पे रह गया बस NO2। ये क्या बन गया बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है। पहले स्टेप में NO2 बना वाटर से प्रोटॉन लेके, और लास्ट स्टेप में हमने डीप्रोटोनेशन किया था, -H+ किया था, तो हमने वाटर का वो OH- के लिए ये वाला प्रोटॉन उसके लिए लौटाया है। यहाँ भी जो -H+ किया, ये वाटर से जो प्रोटॉन लिया था NO2 ने, वो वापस लौटा दिया, ठीक है। तो ये उस पे एरो पे लिखा होगा बस डाइल्यूट HNO3, ये नहीं लिखेगा कि वाटर है। डाइल्यूट का मतलब होता है वहां वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। NO2 पे इसने अटैक किया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां से फिनॉल अपने थोड़ा सा रेजोनेंस दिखाएगा और नेगेटिव चार्ज जैसे ऐसे अलग अलग रोटेट करता रहेगा, ठीक है। फिर अगर ऑर्थो पोजीशन पे जब नेगेटिव चार्ज है, अगर वहां NO2 अटैक करता है तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अगर पैरा पोजीशन वाले पे अटैक करता है तो पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था बेटा नाइट्रेशन। वन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई वी नॉट टेक H2SO4 डाइल्यूट एसिड टू प्रिपेयर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। हम यहाँ पे नाइट्रेशन के लिए HNO3 के साथ H2SO4 नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि फिनॉल, एक तो हमने देखा था कि बेंजीन, इससे पहले वाले, इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं केस समझाने के लिए। एक तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखो, ठीक है। इस पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, अगर मुझे इसका नाइट्रेशन करना है तो ये जो Cl है ना बेटा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग से क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव बनाता है। कौन? Cl, ठीक है। कोई भी हेलोजन अटैच हो लेस रिएक्टिव बनाता है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब NO2 जो है, उसके साथ उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएं। देखो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब अटैक तो यही करने वाला है ना, यहाँ से बेंजीन ही तो अटैक करता है जैसे फिनॉल में किया, यहाँ भी वही करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल थोड़ा कमजोर हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन Cl खींच रहा है, ठीक है। जब तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल मजबूत हो जिससे वो इससे जल्दी से अटैच हो जाए, इसीलिए हम NO2 के लिए NO2 के साथ H2SO4 एसिड ले लेते हैं जो इसे और इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है HNO3 को, ठीक है। लेकिन यहां पे इस केस में देखोगे बेटा तो ऑलरेडी फिनॉल सफिशिएंट न्यूक्लियोफिलिक है। बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो उसे रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच है। एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को भी आराम से फिनॉल अटैक कर सकता है, इसीलिए यहां पे वाटर से काम चल जाता है, ठीक है। H2SO4 की जरूरत नहीं पड़ती है, याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। कैसे? इसका ये वाला हाइड्रोजन यहां बनाओ थोड़ा समझने के लिए, और NO2 के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन कर दो, इस तरीके से होता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया हुआ मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज होगा, मैं दिखाते नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। समझने के लिए याद रखना, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है, H बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रहा है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, H बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, H बॉन्डिंग विद इन दी सेम मॉलिक्यूल, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो तो उसे बोल देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पे क्या होगा, ये H यहां है और NO2 इतना दूर है,
तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, देखो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है इसका NO2 बनाओ थोड़ा सा ओपन करके, इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मैं यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है बेटा, और एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मान लो ये बना दिया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, कई सारे मॉलिक्यूल बनेंगे ना सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो यहां क्या होता है बेटा, इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन है यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो मान लो तुमने रिएक्शन की और ये दोनों प्रोडक्ट बने, अब इनको अलग करने के लिए बोलता है हाउ वी कुड सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में कुछ नहीं होता, डिस्टिलेशन करते हैं हॉट वाटर, मतलब एकदम स्टीम की प्रेजेंस में, हॉट वाटर भी नहीं, एकदम स्टीम बना दो। तो स्टीम में क्या होता है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, देखो ये इसी अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। मतलब जब ये यहां से इसके मॉलिक्यूल्स उड़ना स्टार्ट करेंगे मिक्सचर के अंदर से, तो दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, खुद अकेला उड़ जाएगा। जबकि इसको क्या है, अगर इसको उड़ा, मतलब ये जब आप हीट करोगे तो मान लो ये मॉलिक्यूल वहां से इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है, तो उसके साथ ये भी जाएगा, फिर इसके साथ तीसरा भी जाएगा, क्योंकि ये तो लगातार चेन जैसी बनी होगी। तो ये जो होता है आराम से इजीली वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, और ये लेस वोलेटाइल होगा। कहां पे, स्टीम डिस्टिलेशन में। तो एक पॉइंट लिख लो, दीज आइसोमर्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more volatile in steam distillation. Then steam distillation due to its intramolecular H bonding, while then paranitrophenol as it involves इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दोनों में अंतर है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो स्टीम की प्रेजेंस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहां पे नाइट्रेशन एक तरीके से खत्म हो जाता है। बेटा आपने नाइट्रेशन देखा डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। अच्छा, एक तरीके से नाइट्रेशन और पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे, सिंपल याद रखना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है इसमें। अगर मैंने डाइल्यूट HNO3 लिया तो बेटा क्या बनता है, अभी आपने देखा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक बार NO2 यहाँ आ जाएगा और एक बार NO2 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, इनका मिक्सचर बनता है, और इसमें से मेजर पैरा वाला होगा, मेजर ये वाला होगा, ठीक है। दूसरा केस आपको याद रखना है, अगर मैं इसकी जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लूं, ठीक है, तो क्या बनता है। आज तक कभी इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी गई है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। मैकेनिज्म तो इसकी भी होती है, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसीलिए हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं। दैट इज
1 अगर इसे गिनता हूं तो 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बन गया बेटा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यील्ड है वो ज़्यादा नहीं बनती है, मतलब हमने फिनॉल तो बहुत ज़्यादा लिया, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट है, मान लो कि ये मैं 100 ग्राम ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसे 100 ग्राम लिया है तो मुझे इसकी जो यील्ड है वो 40 से 50 ग्राम मिल रही है बस, जबकि बाकी का सब वेस्ट चला गया, बाकी का फिनॉल मेरा वेस्ट चला गया। इसीलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे। फिनॉल का पहले सल्फोनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? सल्फोनेशन। रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। क्या करा रहे बेटा? सल्फोनेशन। तो आप चाहे इसे अलग हेडिंग डाल के लिख सकते हो, चाहे इसी में मिक्स कर दो। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन कराएंगे तो कौन सा ग्रुप आता है, बस शॉर्ट में याद रखना, SO3H ग्रुप आ जाएगा। अब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो SO3H ग्रुप कहाँ आके लगेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। एक बार यहाँ लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा, ठीक है, एक बार पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, तो रिपल्सन कर रहे होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, पैरा वाला। इनके साथ साथ, इस मिक्सचर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन अगर आगे बढ़ती है तो एक प्रोडक्ट और मिलता है, वो प्रोडक्ट है ये OH, एक SO3H इसमें यहां भी लगा होगा और एक SO3H यहां भी लगा होता है, ठीक है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे भी है और पैरा पोजीशन पे भी है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन यहां पे पिक्चर कुछ और होगी। यहां पे क्या होगी बेटा कि फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा, ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट, इससे मिटा रहा हूं फिर मैं नाम को। फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। और लास्ट वाला प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अभी मैं पिक्रिक एसिड बनाने वाला हूं, ठीक है, मिटा दूं, नाम मिटा रहा हूं केवल, ठीक है। अगर तुम फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड लेते हो और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करा देते हो, किससे? डाइल्यूट HNO3 से, तो होता क्या है कि जो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6, ठीक है, किसकी? फिनॉल की, इन पे क्या आके लग जाता है बेटा? नाइट्रो ग्रुप आके लग जाता है। जरा देखो, यही तो पिक्रिक एसिड था जो हमने ऊपर बनाया था, यही तो बेटा पिक्रिक एसिड था जो हमने ऊपर बनाया था। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, है ना। ये देखो, इसमें और इस ऊपर वाली प्रिपरेशन में और इसमें अंतर बस इतना है कि इसमें जो यील्ड मिलती है वो हाई मिलती है, हाई यील्ड, ठीक है, मतलब अगर मैं 100 ग्राम लेता हूं तो कम से कम 70 से 80 ग्राम मुझे पिक्रिक एसिड मिल जाएगा अगर मैंने फिनॉल 100 ग्राम लिया है, जबकि वो यहाँ पे 40 से 50 ग्राम मिल रहा था। इसे ही यील्ड बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया, सल्फोनेशन भी हो गया नाइट्रेशन के साथ साथ, ठीक है। अब देखते हैं बेटा हेलोजिनेशन। चलो, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है। हमने नाइट्रेशन पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, हेलोजिनेशन भी उसी के अंदर आएगा, ठीक है। हेलोजिनेशन में स्पेशल ब्रोमिनेशन आपके कोर्स में, ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये याद रखना बस, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल ये आपके कोर्स में। तो होता क्या है, ब्रोमिनेशन जो है, ब्रोमीन जाके अटैच होगा, सिंपल रिएक्शन आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि फिनॉल है, फिनॉल पे ब्रोमीन जाके लग रहा होगा, ठीक है, ब्रोमीन जाके लग रहा होगा। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में डिफरेंट रिएक्शन होती है। देखो, एक ही बार में दिखा दे रहा हूं मैं आपको, और ये 2 अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन आपको कॉपी में भी वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, इससे कंपेरेटिव स्टडी आप कर पाओ,
ठीक है। अगर फिनॉल लेते, फिनॉल से आप रिएक्शन कराते हो Br2 की, ब्रोमीन की, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, जिसकी कोई भी पोलरिटी ना हो, ठीक है, या फिर नॉन पोलर नहीं बोलूंगा तो बोलूंगा लेस पोलर सब्सटेंस, लेस पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, लेस पोलर या नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर या लेस पोलर दोनों ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और CHCl3 और CCl4, इनमें से तीनों में से स्पेसिफिकली कोई भी एरो के ऊपर लिखा हो ब्रोमीन के साथ और रिएक्टेंट हो हमारा फिनॉल, तो आपको आंख बंद करके सीधा प्रोडक्ट बनाना है। ये ब्रोमीन एक बार, सॉरी बेटा, फिनॉल, इस पे एक बार तो ब्रोमीन यहां लगाओगे और दूसरे प्रोडक्ट में एक बार ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसका नाम क्या रखोगे? 2 ब्रोमोफिनॉल फिनॉल, और इसका 4 ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे Br2 की रिएक्शन हो रही हो किससे? एनी प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ इन एनी पोलर सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ठीक है, जैसे H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यही फिनॉल बना देता है बेटा, यही फिनॉल बना देता है OH, एक बार यहां Br, एक बार यहां Br और एक बार यहां Br, दैट इज 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। याद रहेगा, अगर पोलर सॉल्वेंट है ब्रोमीन के साथ, ठीक है, दैट इज H2O, ठीक है। इसको कहीं कहीं लिखा होगा ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का मतलब है ब्रोमीन इन H2O, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। और यहां पे Br2 अगर लेस पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड हो, क्लोरोफॉर्म हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, तो 2 ब्रोमोफिनॉल बनाएगा और 4 ब्रोमोफिनॉल। इज इट क्लियर? ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है, हम जब बेंजीन का, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी यहां पे, कि जब हम बेंजीन का हेलोजिनेशन कराते थे, ठीक है, Br2, तो हम क्या कराते थे? कोई लुईस एसिड लेते थे। क्या करते थे बेटा? कोई लुईस एसिड लेते थे, जैसे FeBr3 हो गया, या फिर सबसे कॉमन AlCl3 हो गया। AlCl3 क्या करता था? AlCl3 है ना, इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये क्या करता था? ब्रोमीन को यहां से पहले एक ब्रोमीन माइनस को अपनी जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है इसके, ठीक है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट कर लेता था और यहां से ब्रोमीन प्लस आयन वो हो जाता था, निकल जाता था, जिससे ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब क्या ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो बेंजीन से आराम से रिएक्ट करके, मतलब ये सबसे पहले होता था, फिर बेंजीन से रिएक्ट करके ब्रोमोबेंजीन बना देता था। लेकिन बेटा फिनॉल इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, उसके ऊपर पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लगी है, तो जो ब्रोमीन है यहाँ पे उसको किसी लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिनॉल के साथ रिएक्शन करने के लिए ब्रोमीन को किसी भी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। अकेला यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, केवल मीडियम लेस पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है, हालांकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। इसको अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए बेंजीन वाले केस में हम लुईस एसिड ले लेते थे, जिससे वो माइनस इससे खींचे तो इस पे और पॉजिटिव जनरेट हो। लेकिन ये तो सफिशिएंट न्यूक्लियोफिलिक आयन है, जिसमें अभी आपको नाइट्रेशन वाले में हमने मैकेनिज्म भी दिखाई थी, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तुरंत अटैक करता है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल पे भी, और ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। जबकि पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। और ये जो होता है इसके व्हाइट पीपीटी बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। इसका मतलब एक काम करूं मैं कि मैं एक, है ना, लैब में जाता हूं
ठीक है बेटा, लैब के अंदर मैंने बीकर लिया, मान लो कि ये सैनिटाइजर की बोतल ना होके एक बीकर है मेरे हाथ में, उसके अंदर मैं ब्रोमीन वाटर भर के रखता हूं, पहले से ही ब्रोमीन का वाटर बना के रखता हूं, Br2 इन वाटर। अगर मैं इसमें कोई कंपाउंड डालूं और मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, सफेद सफेद प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि मैंने जो ऊपर से कंपाउंड डाला वो कौन था, वो फिनॉल था। तो एक ये केमिकल टेस्ट भी है फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप याद रखोगे। इट इज ऑल्सो अ केमिकल टेस्ट, इट इज ऑल्सो अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई फिनॉल, टू आइडेंटिफाई फिनॉल। जैसे एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए ल्यूकास टेस्ट हमने पढ़ा था, याद रहेगा, ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल की दो कंडीशन है, स्पेशल ब्रोमिनेशन की, एक लेस पोलर सॉल्वेंट, एक मोर पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट। तो बेटा ये थी आपकी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हमने क्या पढ़ा, ब्रोमिनेशन। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? मैं इनको एक बार बोर्ड पे कंक्लूड कर रहा हूं तीनों को, आपको कुछ याद रहे ना रहे, अभी जो मैं समरी लिखने जा रहा हूं वो याद रहनी चाहिए। और आप भी हर रिएक्शन के लिए ऐसे ही चार्ट बना सकते हो। मैं आपको बस एक बार ट्राई करके एक बार ट्रायल दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा कि एक था फिनॉल, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन की डाइल्यूट HNO3 ने, बना दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अगर उसी की जगह रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ने, तो बना दिया पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, NO2 NO2 NO2। ये जो समरी बना रहा हूं ना बोर्ड पे, ये तो आपको याद रहनी चाहिए ही, ठीक है। फिर और क्या तरीका था कि हम इसकी रिएक्शन कराएं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये तीन प्रोडक्ट बनाता है, पहला OH SO3H, दूसरा OH SO3H, तीसरा OH SO3H और एक नीचे SO3H। ये जो तीसरा वाला प्रोडक्ट है, अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मैं फिर से डाइल्यूट HNO3 से, किससे? डाइल्यूट HNO3 से, सो फिर से पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को याद रखना सीखो आप, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं Br2 इन CS2 और CCl4 और CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है ये फिनॉल Br, ठीक है। इसके साथ एक और मिक्सचर मिलता है, ऊपर मिक्सचर यहाँ प्लस लगा लो, ठीक है, फिनॉल और एक Br नीचे। अगर मैं Br2 की रिएक्शन कराता हूँ इन वाटर, ब्रोमीन वाटर से, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे ये मिलता है Br यहाँ भी, ठीक है। और ये Br2 जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मैं शायद रिएक्शन में लिखना भूल गया, यहाँ लिख लेना, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, Br। ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल है, ठीक है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी का हम और जो फिनॉल की रिएक्शन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलो।